साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज हम नगरीय स्थानीय स्वशासन पर अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सन 1864 में राजस्थान के किस स्थान पर नगर पालिका स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़। तो राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका माउंट आबू स्थापित की गई थी और भारत का प्रथम नगर निगम है वो 1887-88 ईस्वी में मद्रास स्थापित किया गया था। मेगस्थनीज ने सर्वप्रथम इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन के बारे में बताया था। अगला प्रश्न, शहरी अथवा नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं निम्न में से कौन सी है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्था निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी नगर परिषद, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो ये सभी संस्थाएं हैं जो शहरी अथवा नगरीय स्थानीय स्वशासन की है। अन्य संस्थाएं नगरीय अथवा स्थानीय स्वशासन की अन्य संस्थाएं जैसे छावनी बोर्ड है, पत्तन न्यास, नगर सुधार न्यास, महानगरीय योजना समिति, कस्बा क्षेत्र समिति आदि। नगरीय स्वशासन राज्य सूची का विषय होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका अधिनियम कब बना? तो सन 1951 में, सन 1959 में, सन 1994 में और सन 2011 में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका अधिनियम है वो सन 1951 में बना था। सन 1951 की जगह सन 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 बनाया गया। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का सर्वप्रथम प्रयास 65वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा राजीव गांधी ने किया, लेकिन ये विधेयक लोकसभा से पारित हुआ लेकिन राज्यसभा से पारित न हो सका। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 73वां, ऑप्शन नंबर बी 74वां, ऑप्शन नंबर सी 65वां, ऑप्शन नंबर डी 92वां। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 12 जोड़ी गई, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद भाग 9 क जोड़ा गया और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी जोड़े गए और ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो साथियों, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये संविधान में ये सभी जोड़े गए। 74वां संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और यह अधिनियम भारत में 1 जून 1993 में लागू, लेकिन राजस्थान में यह 9 अगस्त 1994 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी 16। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख किया गया। नगरीय निकायों का ढांचा त्रिस्तरीय रखा गया है। नगरीय निकायों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 क जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई और अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक अनुच्छेद जोड़े गए। तो साथियों, यहाँ अनुच्छेद और अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा, बाकी आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 243 क्यू यानी कि इसको थ भी बोलते हैं, ये नगर पालिकाओं के गठन का इसमें उल्लेख किया गया है।
फिर है अनुच्छेद 243 आर यानी कि द, इसमें नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। फिर है 243 एस यानी कि घ, इसमें वार्ड समितियों का गठन और संरचना का उल्लेख किया गया है। और फिर अनुच्छेद 243 टी यानी कि न, इसमें स्थानों का आरक्षण किया गया है। और फिर अनुच्छेद 243 वी यानी कि भय, इसमें सदस्यों की अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है। बाकी साथियों आप ये देख लो अनुच्छेद दिए हुए हैं जो। फिर अनुच्छेद 243 वाई यानी कि मैं, इसमें नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन करने का उल्लेख किया गया है। और फिर है अनुच्छेद 243 जेड ए यानी कि यह क, इसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। और ये देखो साथियों, फिर देखो 243 जेड डी यानी कि यह घ, इसमें जिला योजना के लिए समिति का उल्लेख किया गया है। और 243 जेड ई यानी कि यह और अड़, इसमें महानगर योजना हेतु समिति का उल्लेख किया गया है। तो यह है दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित कुल 18 अनुच्छेद। और अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस क्षेत्र को नगर क्षेत्र का दर्जा, किसी क्षेत्र को नगर क्षेत्र का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यपाल। नगर क्षेत्र का दर्जा निम्न शर्तें पूरी होने पर दिया जाता है। न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, कार्यशील पुरुषों का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने चाहिए। यदि ये तीनों शर्तें पूरी हो तो उस क्षेत्र को नगर क्षेत्र का दर्जा है वो राज्यपाल द्वारा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का दर्जा किसके द्वारा अधिसूचना जारी करके दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का दर्जा है ये राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। नगर पालिकाओं का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार किया जाता है, और जिस क्षेत्र को राज्यपाल ने औद्योगिक नगरी घोषित किया है वहां नगर पालिका गठित नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न, कितनी जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के क्षेत्र में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति गठित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 3 लाख या उससे अधिक, ऑप्शन नंबर बी 5 लाख या उससे अधिक, ऑप्शन नंबर सी 4 लाख या उससे अधिक, और ऑप्शन नंबर डी 1 लाख या उससे अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 3 लाख जनसंख्या या उससे अधिक जनसंख्या हो तो वहाँ वार्ड समिति गठित की जा सकती है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के राजनीतिक अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से। ये राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करता है। वार्ड समिति का गठन व संरचना संविधान के अनुच्छेद 243 एस यानी कि घ में किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में नगरीय निकायों के सभी पदों पर महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 33%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 33%। नगरीय अथवा निकायों में एससी तथा एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 33% आरक्षण दिया गया है, और आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 टी यानी कि नए में किया गया है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ओबीसी वर्ग को भी नगरीय निकायों में आरक्षण दे सकता है। अगला प्रश्न, नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व विघटित होने की स्थिति में कितने समय के भीतर चुनाव कराने आवश्यक है। यदि नगरीय संस्थाएं विघटित हो चुकी है तो कितने समय के अंदर नए चुनाव कराने आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए 6 माह, ऑप्शन नंबर बी 1 माह, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 माह। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है, और नगरीय संस्थाओं के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 243 वी यानी कि यह में किया गया है।
अगला प्रश्न, नगरीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। तो नगरीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की 21 वर्ष आयु होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न, नगरीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 243X, 243Y, 243I, 243Z। तो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 243Y यानी कि में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243I में भी किया गया है जो पंचायती राज के लिए है। अगला प्रश्न, नगर पालिका संस्थाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 243ZA, अनुच्छेद 243ZB, अनुच्छेद 243Y, अनुच्छेद Z। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 243ZA के तहत किया जाता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पंचायती राज हेतु 243 के यानी टय में किया गया है। तो साथियों, इसी के साथ नगरीय संस्थाओं से संबंधित ये पहली क्लास यहाँ समाप्त होती है और अगली क्लास में हम जिला आयोजना समिति, महानगरीय आयोजना समिति, छावनी बोर्ड, नगर विकास न्यास आदि के बारे में अध्ययन करेंगे।